So this is the first unit of additive manufacturing, and the first topic is give a brief history of additive manufacturing. So इसमें हमें ये बताना है कि additive manufacturing की जो हिस्ट्री है उसके बारे में. So जो additive manufacturing की टर्मिनोलॉजीज है वो 1990s के टाइम से स्टार्ट हो चुकी थी. So जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, डॉक्टर हिडियो कोदामा was the first to invent the layer by layer photopolymer rapid prototyping process. So डॉक्टर हिडियो कोदामा जो है ये पहले ऐसे पर्सन थे जिन्होंने फोटोपॉलीमर के प्रोसेस के थ्रू रैपिड प्रोटोटाइपिंग की स्टार्टिंग की थी. फिर उसके बाद चार्ल्स हॉल बिकम द फर्स्ट टू सक्सेसफुली एक्वायर अ पेटेंट फॉर हिज स्टेरियो लिथोग्राफी. इसके बारे में स्टेरियो लिथोग्राफी की प्रोसेस क्या थी वो लोग आगे के क्वेश्चन में देख लेंगे. ठीक है. सो जो डॉक्टर चार्ल्स हॉल थे उन्होंने स्टेरियो लिथोग्राफी की स्टार्टिंग की थी. देन उसके बाद 19 अगर इस तरह से कुछ और पॉइंट्स हैं. देन आपका फ्यूज डिपोजिशन मॉडलिंग डेवलप्ड बाय एस स्कॉट क्रम्प एंड लिसा क्रम्प वाज अंडरटेकन बॉर्न इन 1980s विच इज मटेरियल in which a material is heated and extruded through a nozzle create an object layer by layer. जैसे कि आपका 3D प्रिंटर होता है कि मटेरियल हीट करता है एक्सट्रूडर और वहाँ से फिर लेयर बाय लेयर मटेरियल का फॉर्मेशन होता है और आपका मॉडल बनता है. ठीक है. सो ये जो प्रोसेस थी एस स्कॉट क्रम्प एंड लिसा क्रम्प का ही इन्वेंशन था. 1990s की अगर हम बात करेंगे तो 1990s में भी बहुत सारे इन्वेंटर थे जिन्होंने 3D प्रिंटिंग एंड मॉडलिंग की प्रोसेस पर काफ़ी सारे इन्वेंशन की थी वर्क किया था. लाइक आपका 3D printing began in innovation in the medical field which developed bioprinting. So in 1999 the first organ of a human bladder was created by a scientist the Wake Forest Institute of Regenerative Medicine. देन उसके 2000 की बात करें अर्ली स्टेज की 3D प्रिंटिंग 2000 में जो प्रोफेशनली आप कह सकते हैं इंडस्ट्रियल वर्क में यूज़ होने लगी थी. बट इसकी जो यूज़ थी वो काफ़ी लिमिटेड थी. देन बात करेंगे मैसेज सम बेनिफिट्स और एडवांटेज ऑफ एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग. तो इसका जो पहला एडवांटेज है वो है एक्सेलरेटेड प्रोटोटाइपिंग. एक्सेलरेटेड प्रोटोटाइपिंग का मीनिंग क्या है कि लाइक आपकी जो नॉर्मल अगर कोई प्रोटोटाइपिंग होती है नॉर्मल कन्वेंशनल मशीन्स के थ्रू तो उसमें बहुत सारा टाइम यूज़ होता है, काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो जाता है. पहले तो उसकी डिज़ाइन होती है सॉफ्टवेयर्स में या आपके कॉपीज़ में हार्ड कॉपी में टर्म्स में. देन उसके बाद नॉर्मल कन्वेंशनल मशीन्स के थ्रू लाइक CNC मिलिंग इन सब मशीन्स के थ्रू उसकी मटीरियल की मशीनिंग होती है. इसमें क्या होता है काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो जाता है. तो जो 3D प्रिंटिंग या एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग की अगर हम बात करेंगे तो इसमें टाइम बहुत ज़्यादा सेव होता है. सो इसीलिए पहला टर्म इसको दिया गया एक्सेलरेटेड प्रोटोटाइपिंग. सेकंड है कस्टमाइजेशन. कस्टमाइजेशन का मीनिंग है कि लाइक आपका प्रोटोटाइप आपने सॉफ्टवेयर में जो मॉडल बनाया है अगर उसमें आपको कुछ चेंजेस करने कुछ कस्टमाइजेशन करनी है एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ कस्टमर देन यू कैन ऑल्सो अल्टर द things or you can customize the that particular things in the software model as well as after the printing of a model in the real world you can also edit customize the changes from the software model and then redesign or rebuild the model or your prototype. ओके. देन आपका एनर्जी सेविंग तीसरा टर्म है. एनर्जी सेविंग का मीनिंग है कि लाइक आपका इसमें जो कन्वेंशनल मशीन्स के थ्रू जो होता है मॉडलिंग होती है या प्रोटोटाइपिंग होती है तो उसमें क्या होता है कि मटेरियल सब्सट्रैक्टिव प्रोसेस होते हैं. मटेरियल सब्सट्रैक्टिव का मतलब है कि मटेरियल वहाँ से रिमूव होता है. फॉर एग्जांपल लेथ मशीन में जो टर्निंग ऑपरेशन होता है उससे मटेरियल की जो छीलन निकलती है वो मटेरियल रिमूवल प्रोसेस में के अंडर में आता है. तो इसमें क्या है कि जो मटेरियल रिमूव हो जाता है वो हमारा वेस्ट में चला जाता है. ठीक है. तो इससे क्या होता है कि कॉस्ट और जो मटेरियल जो वेस्ट मटेरियल है उसके जैसे कॉस्ट एंड टाइम एंड एनर्जी रिसोर्सेज की जो टर्म्स में बात करेंगे तो वो वेस्ट हो जाती है. बट क्या एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है कि मटेरियल लेयर बाय लेयर का फॉर्मेशन होता है तो उसमें जो वेस्ट मटेरियल है वो नेग्लेजिबल होता है यानी कि ना के बराबर ही निकलता है. देन आपका इन्वायरमेंट बेनिफिट जब वेस्ट मटेरियल निकलेगा नहीं इतना इसमें एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग के थ्रू तो आपका इन्वायरमेंट पे ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेंगे. देन आपका इन्वेंट्री स्टॉक रिडक्शन. अब जो नॉर्मल मशीन्स के थ्रू जो प्रोटोटाइपिंग एंड मॉडलिंग होती है तो उसमें जितने ज़्यादा आपके इक्विपमेंट यूज़ होंगे आप इन्वेंट्री या स्टॉक रजिस्टर में आपको उतनी चीज़ें ज़्यादा मेंटेन करनी पड़ेंगी. बट क्या है कि जो आप रैपिड प्रोटोटाइपिंग या एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग के अंदर में जो चीज़ें लाई करती हैं तो उसमें क्या होगा आपको कि बहुत कम इक्विपमेंट यूज़ करने होते हैं. सो इसीलिए आपकी इन्वेंट्री स्टॉक है वो कम हो जाता है. देन है कुछ एडवांटेजेस हमें बताना है AM के. सो पहला क्या कॉस्ट ऑफ एंट्री. जो इनिशियल कॉस्ट होती है 3D मैन्युफैक्चरिंग की काफ़ी ज़्यादा हायर होती है. देन प्रोडक्शन कॉस्ट इन टर्म्स की जो ऑपरेशनल कॉस्ट होती है आपकी बाय द हेल्प ऑफ एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग वो काफ़ी ज़्यादा कभी कभी हाई हो जाती है. देन एडिशनल मटेरियल्स लाइक
इस एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस के लिए जो भी हमारा मटेरियल यूज़ होता है वो सिंगल मटेरियल के लिए अभी हम लोग यूज़ करते हैं। अगर आपको इस बीच में कोई दूसरा मटेरियल को ऐड ऑन करना है तो वो भी पॉसिबल नहीं है। देन आपका इट्स स्लो, काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होती है। देन आपका पोस्ट प्रोसेसिंग बेसिकली एक मेजर डिसएडवांटेज है। देन क्वेश्चन है आपका मेंशन सम एप्लीकेशन ऑफ एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग। सो पहला है आपका एरोस्पेस। एरोस्पेस में क्या है कि एरो मॉडलिंग में या आपके कुछ मीटर्स होते हैं मल्टीपल फंक्शंस के, सो उन सब के जो मॉडल को, पार्ट्स को जो हार्ड टू मशीन होते हैं उनको एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के थ्रू डिज़ाइन किया जाता है। देन आपका कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, सच बहुत सारे अपने कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हैं, स्पोर्टिंग है, इक्विपमेंट गुड्स हैं और कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स ऐसे गुड्स हैं जिनका मैन्युफैक्चरिंग एएम के थ्रू की जाती है। फिर एनर्जी की बात करेंगे, जैसे कि आपके फ्लो मीटर है, टरबाइंस हैं, नोजल्स हैं, रोटर्स हैं, पंप मैनिफोल्ड्स हैं, गेज हैं, प्रेशर गेज हैं और वॉल्व कंपोनेंट्स, ये सब भी जो नॉर्मल आपकी इनका जो ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स होता है फॉर द मैनुअल मशीन्स, इट वुड बी वेरी ईजियर टू मैन्युफैक्चर फ्रॉम विद द हेल्प ऑफ एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस। देन आपका मेडिकल फील्ड्स में भी लाइक आपका जो ऑर्थोपेडिक्स है, डेंटल है, इन सब फील्ड्स में भी एएम को बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, बिकॉज इससे हमें कस्टमाइज मेडिकल या बॉडी का पार्ट मिल जाता है। देन उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री में भी इसका बहुत यूज़ होता है टू मेक कस्टमर इंटीरियर फीचर्स, ग्रिल्स एंड लार्ज पैनलिंग। ठीक है। देन आपका क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, डिफ्रेंशिएट बिटवीन एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग एंड सीएनसी मशीनिंग। सो अगर मटेरियल के टर्म्स में अगर हम बात करेंगे, सो एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग क्या है, मटेरियल एडिशन प्रोसेस है, एंड जो आपकी सीएनसी मशीनिंग है वो मटेरियल रिमूवल प्रोसेस है। ठीक है। इसमें जो मटेरियल की बात करेंगे तो इसमें पॉलीमेरिक मटेरियल यूज़ होता है, वैक्सेस होते हैं, पेपर लेमिनेट्स होता है, कई यूज़ होता है एएम में। और सीएनसी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या है आपका हाई डेंसिटी के या मीडियम डेंसिटी के फाइबर बोर्ड है, मशीनेबल फोम्स हैं और मशीनेबल वैक्स, ये सब आपका यूज़ होता है सीएनसी में। स्पीड की अगर हम बात करेंगे, एएम की स्पीड काफ़ी हायर है एज़ कम्पेयर टू द सीएनसी, और सीएनसी की मशीनिंग जो टाइमिंग है वो काफ़ी लोअर है। कॉम्प्लेक्सिटी की बात करेंगे ऑफ ऑपरेशन, तो एएम का कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन है और सीएनसी का ऑपरेशन इजी है। एफिशिएंसी एएम की हाई है और सीएनसी की लोअर है। एक्यूरेसी की बात करेंगे तो एएम ज़्यादा एक्यूरेट है एज़ कम्पेयर टू द सीएनसी। देन प्रोग्रामिंग की बात करेंगे, अगर किसी प्रोग्रामर ने एएम में के मॉडल में कुछ ज़रा सी कुछ भी इशू हुआ तो क्या करेगा, सिर्फ आपकी पर्टिकुलर डिज़ाइन के पार्ट को ख़राब करेगा। बट अगर सीएनसी की बात करेंगे कि कोई प्रोग्रामिंग में या जी कोड एम कोड जनरेट करने में कोई तरह से अगर इशू आई या टेक्निकल कोई ग्लिच आई है तो उसमें क्या होगा कि आपकी मशीन जो आपका मॉडल तो ख़राब होगा ही, साथ ही आपकी जो सेफ्टी प्रिकॉशंस हैं, लाइक आपकी जो मशीन ख़राब होने के भी चांसेस ज़्यादा रहते हैं। प्रोसेस की अगर बात करेंगे, ये क्या एडिटिव प्रोसेस है एएम, और सीएनसी की आपकी मटेरियल सब्सट्रैक्टिव और मटेरियल रिमूवल प्रोसेस है। मेंशन वेरियस टाइप ऑफ एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, तो यहाँ ये हमारा बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये जो 7 टाइप के इसमें आपको टाइप दिए गए हैं एज पर ISO ASTM स्टैंडर्ड्स, देयर आर ओनली 7 टाइप्स ऑफ एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग एएम प्रोसेसेस हैं। ठीक है। तो इनके मैंने अगर आप यहाँ पे आगे से समझ लेंगे तो आगे के जो यूनिट्स हैं, आगे के जो चैप्टर्स हैं, उनमें बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। तो इसमें पहला है बाइंडर जेटिंग। तो बाइंडर जेटिंग का यहाँ पे हम लोग एक पिक्चर के थ्रू समझते हैं। हाँ, बाइंडर जेटिंग में क्या होता है कि अगर आपकी बेड होगी, ठीक है, उसमें क्या होगा, पहले पाउडर की देखिए प्रोसेस नंबर 1 पे पाउडर की पोजीशन हो जाएगा। ठीक है। देन उसके बाद क्या होगा, ये पहले क्या होता है कि जो अभी आपका 3D मॉडल बनता है सॉफ्टवेयर में, उसकी स्लाइसिंग होती है। स्लाइसिंग में क्या है कि लेयर बाय लेयर फॉर्मेशन की जो कोड जनरेट कर देते हैं, जी कोड एम कोड एक्स एंड वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट एंड जेड एक्सिस के रिस्पेक्ट में जी कोड एम कोड जनरेट कर दिए जाते हैं स्लाइसिंग के थ्रू। तो उसमें देन उसके बाद यहाँ पे पहली टर्मिनल जो प्रोसेस है वहाँ पे क्या होगा, पहले एक पाउडर की एक लेयर लगा दी गई, डिपॉजिट की कर दी गई। देन उसके बाद सेकंड में क्या, इंजेड अप्लाइज बाइंडर। बाइंडर क्या होता है कि एक तरह का एडहेसिव मटेरियल होता है लिक्विडस फॉर्म में, जो कि चीज़ों को बाइंड कर देता है, यानी कि चिपका देता है। ठीक है। हाँ, तो इंकजेट के थ्रू ये देखिए यहाँ से इस तरह से एक्स एंड वाई डायरेक्शन में मॉडल के अकॉर्डिंग ये बाइंडर पूरे में फैल जाएगा। देन उसके बाद इस तरह से पूरे में फैल जाएगा। ईच लेयर इज प्रिंटेड फास्ट। देन उसके बाद अगेन हमारी पाउडर की कोटिंग की जाएगी, देन रिकोटेड, और इस तरह से प्रोसेस हमारी रिपीटेड साइकिल में चलती रहेगी।
और फिर फाइनली हमारे इस तरह से मॉडल बन के आ जाएगा। तो ये थी आपकी बाइंडर जेटिंग। सेकंड है हमारा डायरेक्ट एनर्जी डिपोजिशन। जो सेकंड प्रोसेस डायरेक्ट एनर्जी डिपोजिशन, तो इसमें क्या होगा इसको देख लेते हैं। हाँ, डायरेक्ट एनर्जी डिपोजिशन इसमें क्या होगा, देखिए एक नोजल से हमारा पाउडर निकल रहा है, बस दूसरी जगह देखिए लेज़र का तो हाई टेम्परेचर होता है, तो इसके इस लेज़र के थ्रू जो पाउडर है ये मेल्ट हो जाता है। ठीक है, जैसे वेल्डिंग प्रोसेस में होता है कि आपकी जो रॉड होती है मेल्ट हो जाती है ड्यू टू द हाई वोल्टेज। हाँ, बट यहाँ पे क्या है, आपका पाउडर, ये लेज़र जो है इस पाउडर को मेल्ट करेगी और फिर लेयर बाय लेयर आपका, देखिए एन नंबर ऑफ लेयर थी, n+1 है, n+2, इस तरह से लेयर बाय लेयर आपका मटेरियल ऐड होता जाएगा। और जो पाउडर एंड लेज़र की डायरेक्शन होगी ये एक्स एंड वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में मूव करती है। सो ये आपकी थी डायरेक्टेड एनर्जी डिपोजिशन, DED प्रोसेस, DED-AM प्रोसेस। देन आपके थर्ड है आपका पाउडर बेड फ्यूज़न। सो इसके लिए है पाउडर बेड फ्यूज़न, इसको देख लेते हैं। हाँ, सो इसमें क्या किया आपने 3D कैट मॉडल में लेना है और सिलिकॉन का पाउडर लेना है। ठीक है, देन उसके या हमारा कोई भी पाउडर लेना है, जो भी हमारा मटेरियल उसका पाउडर हमें लेना है और कैट पाउडर लेना है। उसके बाद मशीन में जिसको प्रोसेस के लिए डालेंगे। अभी क्या होगा, ये जो देखिए यहाँ पे दिख रहा है आपको ना, ये एक्सट्रूडर कह लें या रोलर कह लें, ठीक, क्या करता है कि लेयर बाय लेयर पाउडर को इस पूरे बेड में फॉर्म कर देता है। हर एक लेयर के बाद इसको पाउडर को ये स्प्रेड कर देता है। अच्छा, फिर उसके बाद क्या होगा, सेकेंडरी ऑप्शन में, सेकेंड में क्या होगा कि जो आपकी लेज़र आएगी या कोई लेज़र बीम होगी, प्लाज्मा आर्क होगी या इलेक्ट्रॉन बीम होगी, जो हाई मेल्टिंग टेम्परेचर अकर करते हैं, वो ऐसे इस पर इम्पैक्ट करेगी और इस पाउडर को मेल्ट करेगी। तो फिर ये पाउडर क्या होगा, डिपॉजिट हो, यानी कि पाउडर मेल्ट होने के बाद सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। इस तरह से ये हमारी पूरी साइकिल रिपीट होती रहती है और फिर इस तरह से हमारे वर्किंग मॉडल रियल लाइफ में बन के आ जाता है। ये हमारा कैड मॉडल था, ये हमारा रियल वर्किंग मॉडल है बाई पाउडर डिपोजिशन मेथड। देन उसके बाद है आपका शीट लैमिनेशन। शीट लैमिनेशन बहुत सिंपल प्रोसेस है। इसमें क्या होता है कि आपकी जो मेटल शीट्स होती हैं उनका लेयर बाय लेयर फॉर्मेशन होता है इस तरह से। देखिए ये आपका रोलर है, ठीक है, और ये रोलर से आपकी मेटल शीट कंटिन्यूसली, ये रोलर आपका कंटिन्यूसली रोटेट होगा और यहाँ से देखिए पीस ये लेज़र के थ्रू या इस के थ्रू मेटल पीस कटेंगे और इसके ऊपर डिपॉजिट होते जाएंगे। देन उसके बाद इस तरह से हमारा वर्किंग मॉडल बन जाएगा। और ये आप यहाँ पे देख सकते हैं डॉटेड सेक्शन आ रहा है, तो ये जो डॉटेड सेक्शन है इसका मतलब है कि यहाँ से मेटेरियल रिमूव होकर यहाँ पे डिपॉजिट हुआ है। ये थी आपकी शीट लैमिनेशन। देन आपका है मटेरियल एक्सट्रूजन, जो हमारा नॉर्मल 3D प्रिंटर, जो भी आपके स्कूल कॉलेजेस में होगा या आपने कभी देखा होगा 3D प्रिंटर, तो वह है आपका मटेरियल एक्सट्रूजन प्रोसेस। इसमें क्या होता है बेसिकली, ये एक फिलामेंट रोल होता है। यहाँ से एक बहुत 1 to 2 mm की डायमीटर का एक PLA या ABS प्लास्टिक का रोलर होता है। यहाँ से मटेरियल निकलेगा और फिर ये जो हमारा है नोजल, ये आपको एक्सट्रूडर कहलाता है और ये आपकी बेस प्लेट होती है। ठीक है, सो एक्सट्रूडर का जो PLA के लिए टेम्परेचर होता है वो 150 या 180 to 200 डिग्री सेल्सियस होता है और बेस प्लेट का टेम्परेचर 50 to 60 डिग्री सेल्सियस रखना होता है हमें। कैड मॉडल का हम लोग स्लाइसिंग सॉफ्टवेयर के थ्रू स्लाइसिंग कर लेते हैं एंड देन उसके बाद एक्स एंड वाई डायरेक्शन में जी कोड एंड एम कोड को जनरेट करके लेयर बाय लेयर इस मटेरियल को फॉर्म करता है और इस तरह से हमारा मॉडल जनरेट हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे और पिक्चर्स में भी देख सकते हैं। हाँ, जैसे कि ये है एक पिक्चर है, तो इसमें क्या कि लेयर बाय लेयर इसका मटेरियल का फॉर्मेशन हुआ था और ये मॉडल हमारा तब जनरेट हुआ है। देन उसके बाद है मटेरियल जेटिंग प्रोसेस। मटेरियल जेटिंग में क्या होता है, ये भी सेम आपका मटेरियल एक्सट्रूजन प्रोसेस के जैसे है, बट इसमें थोड़ा सा फ़र्क होता है। फ़र्क क्या है इसमें, देखिए जो रेड कलर का ये है, इस पोर्शन के थ्रू, बॉक्स के थ्रू आपका रेड कलर का जो सपोर्टिव मटेरियल है, इस यानी कि मॉडल को सपोर्ट देने के लिए, और जो ब्लू कलर का पार्ट है ये आपका मॉडल का मेन मटेरियल है। और ये जो आपकी ये वायलेट कलर का दिख रहा है, ये अल्ट्रा वायलेट लैम्प है जो अल्ट्रा वायलेट प्रोटेक्शन प्रोवाइड, UV रेस का प्रोटेक्शन देकर इसको प्रूव करती है, प्रोटेक्शन देती है। देन उसके बाद ये एलिवेटर, ये Z डायरेक्शन में
मूव करता है, एंड ये जो आपका एक्सट्रूडर है ये एक्स एंड वाई डायरेक्शन में मूव करते हैं। देन उसके बाद जो स्लाइसिंग एज पर द जी कोड्स ये मॉडल को जनरेट करता है। ये था आपका मटेरियल जेटिंग प्रोसेस। देन आपका वीएटी फोटोपॉलीमराइजेशन। वीएटी फोटोपॉलीमराइजेशन भी सिंपल प्रोसेस है। ये भी इसमें भी आपके देखिए यहाँ से एक लेज़र निकलेगी, यहाँ पे रिफ्लेक्टिंग मिरर्स होते हैं जो कि एक्स एंड वाई डायरेक्शन में मूव करते हैं। और ये जो आपका एलिवेटर ये जेड डायरेक्शन में अपवर्ड एंड डाउनवर्ड में मूव करेगा। इसमें क्या होता है कि हमारा जो लिक्विड पॉलीमर होता है पूरा इस कंटेनर के अंदर मिक्स होता है। ये जो लेज़र है इस लिक्विड पॉलीमर को डिफ्यूज़ करेगी और इसको सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट करती है। जो लेज़र का डिफ्यूजन होगा वो एज़ पर द कोड हमारा ये लेज़र चलती है और फिर इस तरह से मॉडल को ये डिज़ाइन कर देती है। तो ये हमारे मेनली 7 प्रोसेसेस थे एएम के। फिर क्वेश्चन आपका गिव द नॉमेनक्लेचर ऑफ एएम मशीन्स। सो पहला जो हमारा है फैबर टाइप का। फैबर्स में क्या होता है, इनका शॉर्ट फॉर्म है डिजिटल फैब्रिकेटर। फैब्रिकेटर मीन्स कि कोई चीज़ को बनाने वाला, ठीक है। स्मॉल डिजिटल फैब्रिकेटर इज ए स्मॉल सिंपल एंड चीप मशीन। फैबर मेक्स थिंग ऑटोमेटिकली फ्रॉम डिजिटल डेटा। डिजिटल डेटा यहाँ पे जो हमारे कोडिंग की गई थी या आप कह लें जो कोड जनरेट होते हैं स्लाइसिंग के बाद, उनकी बात हो रही है, ठीक। डिजिटल डेटा उसके थ्रू ये एक्स एंड वाई एंड जेड डायरेक्शन में मूव करके मटेरियल को एक्सट्रूड करके या मटेरियल को डिपॉजिट करके, जो हमने 7 प्रोसेस पीछे पढ़े थे, उनके जरिए मॉडल को ये डिज़ाइन करते हैं। सेकंड है आपका सब्सट्रैक्टिव। सब्सट्रैक्टिव यानी कि मटेरियल रिमूवल प्रोसेस है, जैसे कि आपकी सेंसी मशीन्स होती है। देन है मटेरियल एडिटिव, जैसे कि भी हमने पढ़ा था मटेरियल एक्सट्रूजन प्रोसेस। उसमें क्या है कि मटेरियल को लेयर बाय लेयर एड ऑन करती है, तो ये आपकी एडिटिव प्रोसेस कहलाती है। देन आपका फॉर्मेटिव। फॉर्मेटिव में क्या होगा, आपका ना तो मटेरियल ऐड होगा ना तो मटेरियल रिमूव होगा। इसमें जो पाउडर डिपोजिशन है यानी कि पाउडर को मेल्ट करके लेज़र के थ्रू देन हमारा पाउडर फॉर्म होता है। तो ये ना ही एडिशन प्रोसेस है ना ही रिमूवल प्रोसेस है, क्या है आपके फॉर्मेशन है, यानी कि किसी चीज़ को उसका फॉर्म शेप देना। देन आपका हाइब्रिड। अब हाइब्रिड प्रोसेस में क्या होता है, ऊपर की 3 में से किसी भी 2 प्रोसेस का यूज़ करके कंबाइंड प्रोसेस के थ्रू हमारा मॉडल बनता है। देन आपका सेकंड जो टाइप है ऑफिस मशीन्स। ऑफिस मशीन क्या बेसिकली जो आपके नॉर्मल प्रिंटर्स होते हैं, 3D प्रिंटर्स होते हैं जो कि कम स्पेस ऑक्यूपाई करें और ज़्यादा इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स को यूज़ ना करें और इजी टू इंस्टॉल हों, सो वो आप कहलाएंगे ऑफिस मशीन। देन आपका शॉप फ्लोर मशीन। शॉप फ्लोर मशीन जो इंडस्ट्रियल यूज़ में वर्क में यूज़ होती हैं वो आप कहलाएंगे शॉप फ्लोर मशीन। इनके इस्टेब्लिशमेंट के लिए या सेटअप के लिए अगर बात करें तो हैवी रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट होती है, इनकी मेंटेनेंस हाई होती है, इनकी जो मटेरियल वेस्ट निकलता है वो भी काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में होता है। देन क्वेश्चन आपका राइट अ शॉर्ट नोट ऑन डायरेक्ट प्रोसेसेस इन एएम। सो पहली आपकी जो डायरेक्ट प्रोसेस है वो है रैपिड प्रोटोटाइपिंग। रैपिड प्रोटोटाइपिंग इज अ ग्रुप ऑफ टेक्निक यूज्ड टू क्विकली फैब्रिकेट अ स्केल मॉडल ऑफ अ फिजिकल पार्ट असेंबली यूजिंग ए 3 डायमेंशनल कैड डेटा। इसका मीनिंग है रैपिड प्रोटोटाइपिंग में क्या है आपका कि आपने कोई जिस मॉडल बनाना अगर आपके माइंड में है तो आपने कैड सॉफ्टवेयर जैसे ऑटोकैड या सॉलिडवर्क्स या किसी भी अदर सॉफ्टवेयर में उसका पहले मॉडल बनाया, डिज़ाइन किया। देन आपने स्लाइसिंग सॉफ्टवेयर के थ्रू उसकी एसटीएल फाइल जनरेट की। देन उसके बाद आपने उसकी स्लाइसिंग कर ली। फिर उसके बाद आपने 3D प्रिंटर में या किसी भी अदर प्रोसेस में उसको डेटा को उस कोड्स को इंसर्ट करके अपना मॉडल डिज़ाइन कर लिया, ठीक है। कंस्ट्रक्शन ऑफ द पार्ट असेंबली इज यूजुअली डन इन अ 3D प्रिंटिंग और एडिटिव लेयर मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी। तो ये थी हमारी रैपिड प्रोटोटाइपिंग। सेकंड आपका सॉलिड इमेजिंग और कॉन्सेप्ट मॉडलिंग। इट डिपेंड्स द फैमिली पार्ट ऑफ दैट पार्ट्स दैट आर अप्लाइड टू वेरीफाई अ बेसिक कॉन्सेप्ट। द पार्ट रिसेंबल्स अ 3 डायमेंशनल पिक्चर, यानी कि आपकी जो मॉडलिंग होगी वो 3D पार्ट में या 3D सॉफ्टवेयर के थ्रू एक तरह से आपका मॉडल बनेगा। Then आपका functional prototyping, it's applied to allow checking and verifying one or more isolated functions of the later product. It also used to make the production decision. So इसमें क्या है functional prototyping में कि जो अभी आपके मॉडल है उनकी स्टेप बाय स्टेप या प्रोसेस के थ्रू क्या फंक्शनलिटी होंगी वो हमें वेरीफाई करना होता है। देन आपकी रैपिड मैन्युफैक्चरिंग। रैपिड मैन्युफैक्चरिंग क्या है, प्रोटोटाइपिंग है कि आपकी कोई मॉडल जो है आपको वो आप सिंगल पीस बना रहे हो, बट मैन्युफैक्चरिंग में क्या है कि आप उसी चीज़ को काफ़ी ज़्यादा नंबर्स में आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो, ठीक है। सो रैपिड मैन्युफैक्चरिंग है कि जो आपकी प्रोसेसिंग टाइमिंग है, मैन्युफैक्चरिंग टाइमिंग है वो काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस करनी होती है। देन है रैपिड टूलिंग। रैपिड टूलिंग में क्या है कि जो भी आपके मॉडल का शेप होगा या डिज़ाइन होगा उसको आपको अच्छे से करना होता है।
रैपिड टूलिंग के भी दो पार्ट है, डायरेक्ट टूलिंग एंड प्रोटोटाइप टूलिंग। देन क्वेश्चन है आपका शॉर्ट नोट डाउन इनडायरेक्ट प्रोसेसेस एएम। इनडायरेक्ट प्रोसेसेस इन एएम है, उसको देख लेते हैं। AM processes are expensive when used to make many copies and especially for a series application. So जो आपकी जो देखिए प्रिंटिंग या AM प्रोसेस है सिंगल पीस यानी कि प्रोटोटाइपिंग के लिए तो ठीक है, बट अगर हम सोचें कि इससे मैन्युफैक्चरिंग करें तो ये काफ़ी ज़्यादा इनकन्वीनियंट हो जाती है, बिकॉज इसमें टाइम ज़्यादा कंज्यूम हो जाता है और मैन्युफैक्चरिंग लेवल पे, अब इस लार्ज स्केल लेवल पे ये कभी कभी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं। To overcome this problem, AM parts can be regarded as a master model and then used for subsequent copying or reproduction processes। तो हम क्या ज़्यादातर कंपनीज क्या करती हैं कि किसी भी प्रोडक्ट का जो पहला मॉडल होता है यानी कि जो प्रोटोटाइप होता है, तो सिंगल किसी भी मॉडल के लिए 1 से 1.5 लाख रुपये खर्च करना इनकन्वीनियंट हो जाता है फॉर द इंडस्ट्रीज। तो वो क्या करते हैं कि जो पहला पीस होगा, मॉडल हो गया, मॉडल का प्रोटोटाइप होगा, वो तो आप AM प्रोसेस के थ्रू करवा लेते हैं, जिससे कि आपकी कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी मॉडलिंग की। बट उसके बाद क्या है कि जो मैन्युफैक्चरिंग है, अब उनको बहुत ज़्यादा नंबर्स ऑफ पीसेस बनाने हैं, तो क्या करते हैं कि आपने प्रोटोटाइप या मॉडल बनाया था पहले AM के थ्रू, उसको आइडियल मान के उसकी कॉपीज़ नॉर्मल कन्वेंशनल मशीन्स के थ्रू कर लेते, तो ये ज़्यादा ईजी वे में रहता है कंपनीज़ को मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए। इनडायरेक्ट प्रोसेस के जो इन AM उसके फॉलोइंग टाइप्स होते हैं। पहला है इनडायरेक्ट प्रोटोटाइपिंग, देन है आपका इनडायरेक्ट टूलिंग, एंड द थर्ड पार्ट है वो आपका इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग है। सेकेंड क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉरी, हाउ एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग बेनिफिट्स प्रोटोटाइपिंग। तो इसमें आपको वही लिखना है कि टाइम कंज्यूमिंग है, टाइम सेवर है, कॉस्ट सेवर है एंड मटेरियल सेवर है। सो इन टर्म्स में आपको ये लिखना क्वेश्चन का आंसर। देन क्वेश्चन है व्हाट इज पॉलीमराइजेशन इन एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग। पॉलीमराइजेशन का भी हमने यहाँ पे देखा था एक ग्राफ के थ्रू, इसी वाले में, ठीक है। इसमें क्या पॉलीमराइजेशन प्रोसेस को पहले पढ़ लेते हैं। द सिलेक्टिव सॉलिडिफिकेशन ऑफ लिक्विड मोनोमरिक रेजिन बाय यूजिंग अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन। जैसे कि अभी हमने यहाँ पे पढ़ा था, सॉरी हाँ, सो इसमें क्या है कि देखिए जो ब्लू पार्ट यहाँ पे दिख रहा है ये आपका लिक्विड रेजिन है। रेजिन क्या है कि प्लास्टिक के फॉर्म में होती है, पॉलीमर की फॉर्म होती है रेजिन के, उसको हम लोग इस कंटेनर में ले लेते हैं लिक्विड फॉर्म में। देन उसके बाद क्या होता है कि आपकी अल्ट्रासोनिक या वे लाइट होती है वो यहाँ से इन मिरर्स के थ्रू एक्स एंड डायरेक्शन में मूव करते हैं। जो मिरर्स हैं आपके, ये वाइट जो पार्ट दिख रहा है, ये एक्स एंड वाई डायरेक्शन में मूव करते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है, जो लेज़र आ रही है अब ये भी एक्स एंड वाई डायरेक्शन में अकॉर्डिंगली मूव करेगी। अच्छा, अब ये जो एक्स एंड वाई डायरेक्शन मूव करते हुए एज पर द जी कोड एंड कोड, देखिए उसकी जो पहली सबसे किसी भी AM प्रोसेस की जो सबसे पहली स्टेप होती है वो होती है किसी भी कैड सॉफ्टवेयर जैसे कि ऑटोकैड या सॉलिडवर्क्स में उसका पहले 3D मॉडल को डिज़ाइन करना, ठीक है। देन उसके बाद उसकी STL फाइल जनरेट करना। STL फाइल क्या होती है? STL फाइल वो फाइल होती है जो कि 3D किसी भी 3D मैन्युफैक्चरिंग में जो आपका कंप्यूटर आपकी जो मशीन होगी वो उस STL फाइल के टर्म्स में ही उसका एक्सेप्ट करती है। और भी दूसरे फॉर्मेट होते हैं, एक्सटेंशंस होते हैं AM प्रोसेस के लिए, बट सबसे ज़्यादा जो यूज़ होती है वो आपकी STL फाइल यूज़ होती है। अच्छा, फिर उसके बाद आप जनरेट करते हैं उसकी स्लाइसिंग करते हैं। स्लाइसिंग में क्या है कि जो भी आपका पूरा मॉडल होगा 3D, उसकी लेयर बाय लेयर यानी कि वन लेयर करके